असली मुद्दे वो गायब हो गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ों को रोजगार होगा, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, मुझे लगता है, मैं कोई बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूँ रजत जी, कि हमारे यहाँ ये 5 साल में जॉब क्रिएशन का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, जॉब के डेटा के व्यवस्था का प्रॉब्लम है। आप मुझे बताइए, रोड बनाने की गति 2.25 गुना बढ़ेगी तो जॉब क्रिएट होगा या नहीं होगा? रेलवे बनाने की गति 2.5 गुना बढ़ेगी तो जॉब क्रिएट होगा या नहीं होगा? देश के 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली लग जाएगी तो जॉब क्रिएट होगी या नहीं होगी? देश के अंदर मुद्रा बैंक के माध्यम से 13 करोड़ लोगों को लोन मिलेगा तो एक एक व्यक्ति को तो रोजगारी कम से कम मिलेगी। वो जिसको देगा वो अलग से, मगर इसको खुद को तो मिल ही गई। अगर देश के अंदर 8 करोड़ शौचालय बनते हैं तो रोजगारी निर्मित होगी या नहीं होगी? देश के अंदर बंदरों पर आवाजाही, मालों का इनकमिंग आउटगोइंग अगर बढ़ता है तो रोजगारी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? 7% की दर से तेजी की दर से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो रोजगारी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? रजित जी, ये लोग आंख मूंद कर बैठे हैं, उनको मालूम नहीं है नीचे क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि देश में रोजगारी समस्या नहीं है, रोजगारी समस्या है, मगर ये समस्या को सबसे ज्यादा अगर किसी एक सरकार ने एड्रेस किया है तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने काम को इस तरह से बढ़ाया है कि इसके आउटपुट में ही रोजगारी बढ़ी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रजत जी। 125 करोड़ के देश को आप नौकरी नहीं दे सकते। 125 करोड़ के देश को अगर नौकरी दोगे तो बचेगा क्या? किस पर एक काम करेंगे? ये संभव नहीं है। रोजगारी के नए एवेन्यूज, रोजगारी के नए तरीके इजाद करना और इसको बल देना, स्किल इंडिया के माध्यम से तजज्ञता बढ़ाई है। आज वो बच्चे कहीं ड्रिप इरिगेशन के अंदर कोई प्लम्बर बन गया है, कोई इलेक्ट्रीशियन बन गया है, कोई मकान बनाने के काम में लगा है, वो बच्चे रोजगारी प्राप्त कर रहे हैं। और इन्होंने कभी स्किल डेवलपमेंट को मुद्दा नहीं बनाया, इन्होंने कभी डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगारी की कल्पना ही नहीं करी। हमने जीडीपी को सिर्फ रूखा सूखा जीडीपी नहीं रखा है, सिर्फ उद्योग पर आधारित जीडीपी नहीं रखा है। जीडीपी बढ़ा है तो 8 करोड़ घरों में शौचालय बढ़ा है, उसका भी योगदान है। जीडीपी बढ़ा है तो 2.5 करोड़ घर बने, इसका भी योगदान है। जीडीपी बढ़ा है तो 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंची है, इसका भी योगदान है। रजत जी, अलग प्रकार की व्यवस्था हो रही है। आज आप समझो कि 7 करोड़ गरीब और 5 करोड़ संपन्न लोगों के घर में 13 करोड़ नए गैस कनेक्शन दिए। पहले देश में 70 साल में कुल 13 करोड़ थे और हमने 5 साल में 13 करोड़ दिए। इसका ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण, विपणन, इसकी व्यवस्था, इसको बनाने का, उसको पैकिंग का, उसको ड्राइवर को चलाने का, कहीं पर रोजगारी नहीं हुई। क्या बात कर रहे हैं? किस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आरोप तो यह है कि चीन में 50,000 जॉब्स क्रिएट होते हैं, ये कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है, और भारत में सिर्फ 450 जॉब रोज क्रिएट होते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी का प्रॉब्लम ही यह है कि चीन को ही देखते रहते हैं। उनका ये प्रॉब्लम है। जब डोकलाम पर नरेंद्र मोदी चीन के सामने डटकर खड़े होते हैं, छिप छिप कर चीन के राजदूत के साथ मीटिंग करते हैं, और इस देश में कोई पत्रकार उनको नहीं पूछता है आप देश के विदेश विभाग की सलाह के बगैर चीन के राजदूत से कैसे बात कर सकते? कोई नहीं पूछता जी उनको, क्योंकि वो एक बड़े परिवार से आते हैं। हमें कोई मलाल नहीं है, देश की जनता जरूर पूछेगी। इस बार देश की जनता इनका हिसाब किताब की करेगी, सवाल भी करेगी। कोई इंडिपेंडेंट एजेंसीज भी हैं, जैसे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक्स, CMI। इन्होंने कहा कि 2018 में इन्होंने सर्वे किया, 1 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, गंवानी पड़ी उन्हें। देखिए, कितनी जनरेट हुई वो भी साथ में रखनी पड़ी। कोई एक सेक्टर में कुछ होता है तो थोड़ी नौकरियां चली जाएगी तो सामने जनरेट होती है। मैंने कहा रजत जी, आप ये बात समझ लीजिए, स्थायी नौकरी, अस्थायी नौकरी, रोजगार और स्वरोजगार, ये दोनों अलग प्रकार की चीजें हैं, और हमारे यहाँ अस्थायी नौकरी और स्वरोजगार को गिनने की व्यवस्था नहीं। कोई आदमी अपनी दूध
बेचने की एक दुकान बना लेता है तो उसको रोजगार नहीं मानते। कोई हज्जाम अपनी छोटी सी दुकान खोल लेता है, कोई बिटिया अपना ब्यूटी पार्लर खोल लेती है तो उसको रोजगार नहीं मानते, नौकरी को ही रोजगार मानते हैं। मुझे लगता है भारत जैसे बड़े देश के अंदर ये व्यवस्था ठीक नहीं। एक सवाल और भी उठाते हैं, ये सवाल ममता बनर्जी भी उठाती हैं, ये तेजस्वी यादव भी उठाते हैं, राहुल गांधी भी उठाते हैं, अखिलेश यादव भी उठाते हैं कि 15 लाख रुपए हमारे खातों में आ जाएंगे, ये वादा किया था बीजेपी ने, कुछ आया नहीं। रजत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने सारे लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को घर बांधा, वो 15 लाख से बड़ा है। उनके घर में बिजली पहुंचाई, शौचालय पहुंचाए, उसका टीका लगा दिया, 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं समाप्त कर दी। इसका इन टोटो करो तो 15 लाख से बड़ा होता है, मगर उनको ये हिसाब समझ में नहीं आया। जनता समझ गई है और इसीलिए घबराए हुए हैं। आप मुझे एक बात का सवाल दीजिए, जवाब दीजिए। मैं भी एक सवाल आज पूछ लेता हूँ आपकी अदालत में आपको। मुझे बताइए रजत जी, जो एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे, इकट्ठा क्यों हुए? आप बता सकते हो? एक गठबंधन क्यों करे? अगर इतना सारा हमारा फेलियर है तो भैया लड़ लो। जो एक दूसरे की नमस्ते नहीं करते थे, नमस्ते लेते नहीं थे, वो सारे लोग चिपक चिपक कर मोदी 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 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? कौन डरा हुआ है? आपका गठबंधन का मूल तत्व ही नरेंद्र मोदी से भय है और कोई तत्व इसमें नहीं है। ना सिद्धांत आपके समान है, ना नेता आप तय कर सकते हो, ना नीति तय कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। एक नीति तो है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं रजत जी, ये सारे लोग घूमते गठबंधन 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 कर कर, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देश जानना चाहता है ये देश किसको देंगे हम। क्रिकेट की टीम जब क्रिकेट खेलने जाती है तो ओपनिंग तो एक ही बैट्समैन करता है, 11 के 11 आ जाते हैं। कैप्टन एक ही होता है रजत जी, ऐसे कैसे देश चलेगा बताइए? अब गठबंधन गठबंधन करते हैं, ना कोई कार्यक्रम है, ना उसकी कोई घोषणा पत्र बना है, ना उनका नेता है, ना उनके कोई सिद्धांत है। देखिए, कार्यक्रम तो है और घोषणा भी है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, सबको मिलकर हटाना तो ठीक है, इतना कह दे कि हमारा एक ही कार्यक्रम में मोदी हटाओ और इसी में हमारी सफलता है, तो कौन भयभीत है वो सबको मालूम पड़ता है। हम कहते हैं देश को आगे ले जाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ, हम कहते हैं देश को टॉप 5 इकोनॉमी में लाओ, हम कहते हैं देश को सुरक्षित करो, हम कहते हैं देश को दुनिया में महासत्ता बनाओ, और वो कहते हैं मोदी हटाओ। देश की जनता के सामने बड़ा सरल चुनाव है जी, मोदी हटाने वाले चाहिए या देश को महान बनाने वाले चाहिए, ये भारत की जनता ने तय किया। अमित जी, आपने सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि आज आपके अदालत में कोई जज नहीं है इस खास कार्यक्रम में, तो यहाँ जो जनता बैठी है, आप जज हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तालियां बजा के बताइए कितने लोगों को विश्वास है अमित शाह की बात पर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी अदालत का ये खास तो ये खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी आपकी अदालत में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।